द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, आज हम टॉपिक ले रहे हैं LC ऑसिलेशंस। सो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की बात हो रही है। LC ऑसिलेशंस कब प्रोड्यूस होते हैं? जब आप कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और कैपेसिटर भी कैसा होना चाहिए तब? चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। यानी हम कह सकते हैं कि जब आपने कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलली कनेक्ट किया था तो कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड थी। अब जब ये कैपेसिटर इंडक्टर से कनेक्ट होगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और ये अपनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि किस में स्टोर्ड है? इंडक्टर में स्टोर्ड है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एन इंडक्टर विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एज LC ऑसिलेशंस। और L एंड C यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, और इस पर्टिकुलर सर्किट को हम बोलते हैं टैंक सर्किट। सो दिस इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट। तो अब हमें इसे कुछ डायग्राम्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली था क्या सिचुएशन। कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है। सो मैं यहाँ कैपेसिटर पर कुछ चार्ज शो कर देती हूँ। सो कैपेसिटर इज चार्ज्ड। इनिशियली एंटायर एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, और हमें पता है कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम बाय फॉर्मूला कहते हैं हाफ Q0 स्क्वायर बाय C। दैट इज़ द फॉर्मूला। ये हाफ ही है, हाफ Q0 स्क्वायर बाय C एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बट जब आप इस चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। सो ये क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा इंडक्टर के पास। यानी करंट जब स्टार्ट करेगा फ्लो करना टुवर्ड्स द इंडक्टर, तो इंडक्टर के पहले फ्लक्स आएगा किसके अंदर? फर्स्ट कॉइल में। देन ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा टिल सेकेंड कॉइल, एंड देन इट विल इंक्रीज टू द थर्ड कॉइल। यानी कि धीरे धीरे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना शुरू करेगा। और जब इंडक्टर के अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो एक इंड्यूस EMF भी जनरेट होगा, जो इस ग्रोथ ऑफ करंट को, जो करंट इंडक्टर में आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज़ नॉट इंस्टेंट, कि एक ही मिनट में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही सारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। इट विल टेक सम टाइम इन डिस्चार्जिंग। और वो टाइम क्यों ले रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बैक EMF, या जो एक इंड्यूस EMF जनरेट हुआ इंडक्टर के अंदर, जो अपोज कर रहा है कैपेसिटर से आने वाले करंट को। एंड देयर विल बी सम डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इन द इंडक्टर। तो अब पहले सारी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के पास थी, लेकिन अब उसने सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ गिवन टू द इंडक्टर। इंडक्टर के पास भी कुछ एनर्जी आ गई है, और उस एनर्जी को, इंडक्टर की एनर्जी को हम बोलते हैं हाफ LI स्क्वायर। सो दिस I इज़ वेरिंग विद टाइम। तो ये टाइम से चेंज कर रही है, पीक पर नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी से दैट द कैपेसिटर इज़ टोटली डिस्चार्ज, जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है तो सारी की सारी एनर्जी आपके इंडक्टर के पास आ गई है, और इंडक्टर जो है अब टोटल एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है हाफ ऑफ LI नॉट स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी कि अब एक पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी इंडक्टर के पास आ। बट एट द सेम टाइम व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग, पहले कैपेसिटर जब चार्ज दे रहा था, यानी करंट दे रहा था, चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा था, और उसकी वजह से एनर्जी एक जनरेट हो रही थी इंडक्टर के अंदर। इसमें एक फ्लक्स वेरिएशन आ रहा था, यानी कि फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, एक कॉइल से दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, ऐसे ही कॉइल्स ऐड होती जा रही थी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा था, और इस इंक्रीज़ को अपोज करने के लिए यहाँ पर एक बैक EMF जनरेट हुआ। लेकिन अब करंट आना कैपेसिटर से बंद हो जाएगा। जब कैपेसिटर से करंट आना बंद हो गया है तो इंड्यूस्ड EMF, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था इस कॉइल का, वो अब घटना शुरू हो गया। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से अब करंट नहीं आ रहा है, सारी एनर्जी सिर्फ इंडक्टर के पास स्टोर हो गई है, तो फ्लक्स चेंज बंद हो गया है। यानी फ्लक्स चेंज पहले डिक्रीज़ करना शुरू करेगा एंड देन फाइनली स्टॉप। सो अब क्या करना चाहेगी जो करंट, या जो बैक EMF इस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड था, वो क्या कोशिश करेगा कि वो घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बजाय घटाने के वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा बाय लेंस लॉ। यही लेंस लॉ की प्रॉपर्टी है। तो अब एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग करंट। जब ये करंट आ रहा था और इसने सारी कॉइल्स को मैग्नेटाइज कर दिया एक बार, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज हो सकता था हो गया, अब सारी कॉइल में करंट फ्लो कर गया है, तो करंट इज टू द पीकेस्ट वैल्यू, द फ्लक्स चेंज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग नाउ।
दिस करंट विल नाउ, दिस इंड्यूस करंट विल चेंज द डायरेक्शन। पहले ये इस तरफ था बट अब ये इस तरफ हो गया, और अब ये इनकमिंग करंट को सपोर्ट करेगा और करंट स्टार्ट करेगी दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करना। जब करंट दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करेगी तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना शुरू होंगी और कम होना शुरू होंगी, एंड फाइनली पहली कॉइल में रह जाएगी, एंड द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द कैपेसिटर अगेन। लेकिन अब एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर हुई कि चार्ज अब कैपेसिटर को मिल रहा है और पॉजिटिव प्लेट अब हो गई दूसरी तरफ, यानी कि प्लेट की डायरेक्शन जो पहले पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इधर थी वो अब हमारी अपोजिट साइड में हो गई है, और इस वजह से कैपेसिटर की पोलैरिटी बदल गई। लेकिन अब की बार भी कैपेसिटर के पास सारी एनर्जी है और वो भी उतने ही अमाउंट में होनी चाहिए, आइडियली उतने ही अमाउंट में होनी चाहिए, Q0² c। देन द साइकिल विल रिपीट अगेन। अब क्या होगा, टोटली जितना भी करंट था इंडक्टर के पास वो सारा ट्रांसफ़र हुआ, या एनर्जी जो थी वो सारी ट्रांसफ़र हुई किसको, कैपेसिटर को। जब कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी आ गई है और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, देन व्हाट विल इट विल ट्राई टू डू, इट विल अगेन स्टार्ट डिस्चार्जिंग। लेकिन अब डिस्चार्जिंग की डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करेगा फ्लो करना स्टार्ट, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द इंडक्टर अगेन। ये साइकिल फिर से रिपीट होगा, एंड अब की बार जो आपका बैक ईएमएफ आना चाहिए वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस इनकमिंग करंट को अपोज करने वाला एक इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर डेवलप होना चाहिए, जो कि कॉइल को या कैपेसिटर को इमीडिएटली डिस्चार्ज नहीं होने देगा, बट इट विल अलाउ द डिस्चार्जिंग आफ्टर सम टाइम। और इसी ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहें विद टाइम वेरिएशन के साथ, अगर हम इसे प्लॉट करना चाहें किसको, एम्पलीट्यूड को, तो यू विल नोटिस दैट द एम्पलीट्यूड शुड रिमेन कांस्टेंट। सो थ्रू आउट जो है एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, और ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं हम अनडैम्प्ड। दीज आर कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी सर्किट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं देता है, कुछ ना कुछ डैम्पिंग होती ही है, और आफ्टर सम टाइम दे डैम्प। तो पर फिर भी हम कंपेयर करें बाकी सर्किट्स में, तो ये एक ऐसा सर्किट है टैंक सर्किट जिसमें बहुत लंबे टाइम तक आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिल सकते हैं। अब यहाँ हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, वो हमें प्रैक्टिकली नहीं मिलती हैं। वो इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है। हर एक इंडक्टर जो है उसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, और उस रेसिस्टेंस की वजह से कुछ हीट लॉसिंग होगी, और ये ऑसिलेशंस जो हैं ये फाइनली मतलब डैम्प करना शुरू करेंगी, एंड देन फाइनली दे विल डाई आउट। और ऐसी ऑसिलेशन का एक और डैम्पिंग का और भी एक रीज़न है, वो हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज कैपेसिटर और इंडक्टर मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ इस टैंक सर्किट से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही हैं, और ये वेव्स की फॉर्म में भी कुछ न कुछ एनर्जी रेडिएट होती रहती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि डंपिंग आ रही है। सो अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस कंसीडर कि एक हमारे पास था इंडक्टर, और उसके साथ आपने कनेक्ट किया कैपेसिटर, बट कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज्ड इन द बिगिनिंग एंड इट विल स्टार्ट गिविंग द करंट टू द सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर हम एक किरचॉफ्स लॉ अलाउ करते हैं, यानी कि कंसीडर कर लें, और लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, मैथमेटिकल जो इक्वेशन होनी चाहिए इस पूरे टैंक सर्किट के लिए वो क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के पास इनिशियली मैक्सिमम चार्ज था, लेकिन जब ये करंट देना शुरू करता है, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा, तो द चार्ज विल डिक्रीज़ और एक करंट क्रिएट होगी, और वो होगी dQ/dt। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये करंट जो है ये बिकॉज ऑफ ये करंट क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज़ इन द चार्ज। करंट इंक्रीज़ कर रहा है, चार्ज जितना जितना डिक्रीज़ करेगा करंट आपका इंक्रीज़ करेगा। तो मैं यहाँ नेगेटिव सिंबल सिर्फ ये शो कर रहा है कि दैट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग। नाउ सिमिलरली हम बात करते हैं, ये तो था फॉर कैपेसिटर के लिए। फॉर सी, फॉर इंडक्टर की भी बात कर लें, फॉर एल जो था हमारे पास इंडक्टर के लिए क्या सिचुएशन आई। इंडक्टर में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ को हम बोलते हैं -L/di/dt। तो ये तो ईएमएफ आ गया इंडक्टर के लिए, और अगर आप कैपेसिटर का ईएमएफ निकालना चाहें तो Q = CV होता है। सो हम यहाँ पर हमें पोटेंशियल चाहिए, V चाहिए, ईएमएफ ही चाहिए, तो V = Q/C
सी। तो हमें दोनों का ईएमएफ पता चल गया, इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल, इंडक्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पोटेंशियल। और यहाँ कोई एडिशनल एक्सटर्नल सोर्स है नहीं। तो जब एक्सटर्नल सोर्स नहीं है और हम अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, तो हम किरचॉफ्स लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक नेट पोटेंशियल जो है, सम टोटल ऑफ द पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल। लेकिन यहाँ तो सम टोटल ऑफ पोटेंशियल है नहीं, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो दैट डेल्टा वी, मतलब हम ये बोल सकते हैं आई आर शुड बी इक्वल टू 0, डेल्टा वी शुड बी 0। सो लेट अस अप्लाई। जब हम करंट लेके जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द पॉजिटिव प्लेट, यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, सो दिस पोटेंशियल ईएमएफ विल रिमेन पॉजिटिव। एंड अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन और अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो दोनों सेम है, तो इंडक्टर का रिलेशनशिप ईएमएफ के लिए आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये दोनों ही सेम है और दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ 0 क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स आना चाहिए था, बट यहाँ कोई बैटरी तो है नहीं, कोई लगी नहीं हुई है, तो यहाँ सिर्फ ये दोनों ही हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल चेंज देखा, तो दोनों का सम टोटल शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल वन, बट एक्सटर्नल इज 0, सो दिस सम टोटल शुड बी इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ आई की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि यहाँ से हमें मिल जाएगी, जो हमारे पास आ रही है अब डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसे चेंज करें, यानी एल को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आपके पास आ जाता है क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0, यानी 1 बाई एल सी हम यहाँ रिलेशनशिप ले सकते हैं। या फिर हम इसे लिख देते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू बाई सी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्म हमारे पास आ गई है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसका सॉल्यूशन हम, या इस टाइप की इक्वेशन हमने मैकेनिकल में भी पढ़ी है जब हम ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे। तो एक बार मैं आपको कंपेयर करने के लिए वो लिख देती हूँ। सो ये है इक्वेशन फॉर दी मैकेनिकल प्रोसेस, यानी जहाँ हम सिंपल पेंडुलम को लेते थे या स्प्रिंग को लेते थे और उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। ऑसिलेशन चैप्टर में ये वही सेम एक्सप्रेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, जिसके लिए ओमेगा को हम डिफाइन करते थे के बाई एम। के वॉज दी स्प्रिंग कांस्टेंट और एम जो था इनर्शियल मास, जिसको हम बोलते थे वैल्यू कांस्टेंट, ये वहाँ यूज़ की जाती थी। लेकिन क्योंकि अब हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है, अब हमारी इक्वेशन डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है प्लस ओमेगा नॉट इंटू क्यू आएगा, यानी अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में नहीं, इसे हम चार्ज की टर्म्स में दे रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई अब ओमेगा नॉट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ओमेगा नॉट था 1 बाई एल सी अंडर द रूट में। तो ये हमारा ओमेगा नॉट का रिलेशनशिप आता है। लेकिन अब बात हम ये भी कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसका जनरल जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जनरल सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी क्यू इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। दिस इज द जनरल इक्वेशन। बट यहाँ पर दो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, सो दैट कि हमें फाइनल सॉल्यूशन इसका मिल जाए। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब आप टाइम को t को 0 पुट करेंगे तो दिस होल विल बिकम 0, cos 0 वाला फंक्शन बचेगा, बट साइन ऑफ 0 इज़ 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाती है आपके पास, और cos 0 इज़ 1। तो ये और ये भी सिचुएशन बता दें कि जब टाइम 0 था तो सारा का सारा चार्ज, यानी ये चार्ज जो था वो मैक्सिमम था, क्यू नॉट की फॉर्म में सेव था। तो अब क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो a विल कम आउट टू बी क्यू ऑफ नॉट, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्यू नॉट। सेम इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी क्यू बाई डी टी ले लिया है, और अब हमारे पास आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आ गया ए, इसके साथ हम एक ओमेगा नॉट भी रखते हैं, और साइन का कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस बी ओमेगा एंड कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। आपके पास आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये वैल्यू आती है। अगेन हम फिर से कंडीशन, यानी यही बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जब हम टाइम 0 ले रहे हैं तो चार्ज तो मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज नहीं था, उस वक्त कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था, तो डी क्यू बाई डी टी वॉज 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पार्ट 0 हो जाता है
और आप रिलेशनशिप लेकर चलें कि ये तो हो ही गया ज़ीरो एंड दिस टर्म विल ऑल्सो बी ज़ीरो, यानी बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, जब आप यहाँ टाइम टी ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ बी बचा, देयरफॉर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये बैक टू द इक्वेशन वापस पुट करें तो यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। ये एक्सप्रेशन एज अ इक्वेशन और दी सॉल्यूशन हमारे पास आ गई, जिसको अगर आप करंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट क्यू एंड दैट इज़ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। इसको हमने डेरिवेटिव किया है, माइनस ऑलरेडी था और डिफ्रेंसिएशन के बाद एक बार फिर माइनस आएगा, सो इट विल बिकम प्लस। सो ये हमारा करंट का रिलेशनशिप आ जाता है, यानी हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा उसका सॉल्यूशन था हमारे पास q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चार्ज था कैपेसिटर पर वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, और जहाँ ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट हमें कहा एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज़ एल सी, 1/√LC एल सी। सो हमें एक साइनोसॉइडल फंक्शन मिल गया है जो टाइम वेरिंग फंक्शन है, ऑसिलेट कर रहा है, SHM ले रहा है। ये SHM की कंडीशन होती थी, मतलब ये जो इक्वेशन है अगर ये SHM कंडीशन सेटिस्फाई करती तभी हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये जो बनती थी ये SHM के लिए बनती थी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोल रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो एक फंक्शन, मतलब चार्ज जो है वो जो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर स्टोर था वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली विद दिस फ्रिक्वेंसी, विद दिस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ हम एक और डेरिवेशन कर लेते हैं। सो हम डेराइव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दी LC ऑसिलेशन। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना चाहते हैं, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी स्टोर थी वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुई इंडक्टर को, इंडक्टर ने वो बैक एनर्जी ट्रांसफ़र की है कैपेसिटर को, यानी टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है, स्टोर्ड है। तो अगर हम इंडक्टर की बात करें यानी 4 इंडक्टर यानी L, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो है हाफ ऑफ LI², जबकि फॉर कैपेसिटर की बात करें तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर थी वो थी हाफ Q/Q²/C। सो ये चार्ज था एंड कैपेसिटर के पास ये एनर्जी हो गई, और हम ये मान रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी थी वो इंडक्टर एनर्जी UE प्लस जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी UE एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, इन दोनों का सम टोटल होनी चाहिए। यानी अगर हम पुट करें यहाँ पर तो हाफ ऑफ Q²/C इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ LI² विच इज़ योर इंडक्टर एनर्जी, इन दोनों का सम टोटल। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस तो हमें पता था कि जो चार्ज था वो मैक्सिमम था, और चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, वो कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी की टर्म्स में वेरी कर रहा है। तो चार्ज एक्चुअली मैक्सिमम जो गेम प्ले कर रहा था इसके अंदर, इस पूरे टैंक सर्किट में जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है चार्ज, वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम। सो हम चार्ज ही लेते हैं और यहाँ पर चार्ज से की हेल्प से हम करंट भी निकाल लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे। सो मैं यही एज इट इज़ लिख रही हूँ, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, एंड दोनों ही एक्सप्रेशंस हम वापस बैक टू द इक्वेशन पुट करते हैं। सो द टोटल एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ क्यू नॉट cos² ओमेगा नॉट टी बाई सी, प्लस में हाफ ऑफ L एज इट इज़ रहेगा, और करंट की जगह हम ये वाली वैल्यू ओमेगा नॉट क्यू नॉट इनका हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी चार्ज का स्क्वायर होना था, एंड देन साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी स्क्वायर कर दिया है मैंने यहाँ पर, और इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। तो L और I² यानी I का जो होल कंटेंट होल वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, स्क्वेयरिंग एवरीथिंग, एंड यहाँ पर चार्ज स्क्वायर किया है और कॉस को स्क्वायर किया। बट वी नो दैट cos² थीटा sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वो हम तब अप्लाई करेंगे, पहले हम ओमेगा नॉट को अप्लाई करते हैं, सो दैट यहाँ पे 1/LC आ जाए। सो हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर cos² ओमेगा नॉट टी बाई सी एज इट इज़ 1/2L, और ओमेगा को अब हम पुट करें तो 1/LC स्क्वायर है इसलिए 1/LC रह जाएगा, अदरवाइज अंडर रूट होता है क्यू नॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा नॉट टी, L and L cancelled out. Now you are left with Q नॉट स्क्वायर C and Q नॉट स्क्वायर C अगेन cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी आपके पास बचेगा Q नॉट स्क्वायर बाई C ओनली, क्योंकि cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी हो जाते हैं 1, और ये वो मैक्सिमम एनर्जी है जो इनिशियली कैपेसिटर के पास स्टोर थी। हमने स्टार्ट किया कि इंडक्टर एनर्जी ये होती है जिसमें करंट वेरी कर रहा है, मतलब करंट पीक वैल्यू नहीं है, कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है जो भी वेरी कर रहा है चार्ज, और वो भी पीक वैल्यू नहीं है, लेकिन
चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, ये हमने अभी डिराइव किया था कि जो चार्ज इक्वेशन निकली थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो सोल्यूशन है वो ये होना चाहिए, यानी कि चार्ज जो आना चाहिए वो इस फॉर्म में वेरिएबल होना चाहिए, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो चार्ज हमने निकाला तो करंट निकाला और दोनों की वैल्यू बैक टू द इक्वेशन पुट कर दिया, हमें मिला क्या, हमें मिला वो मैक्सिमम टोटल एनर्जी जो इनिशियली कैपेसिटर के पास सेव्ड थी। तो ये तो वो एनर्जी जो कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इनिशियली सेव थी। तो एनर्जी क्या हुई, कंजर्व हो गई। सम टोटल एनर्जी कैसी है, सेम है। सो कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एलसी ऑसिलेशंस में पूरी तरह से वैलिड है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लूँगी फ्रॉम एनसीईआरटी। थैंक यू।